चलो अगला कॉन्सेप्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय फ्लैट सरफेस। हम ये बात कर रहे हैं कि ये कोई हमारी फ्लैट सरफेस है, फ्लैट, यहां पे कुछ μ1 है, यहां पे कुछ μ2 है, कुछ भी मान लो μ2 ग्रेटर देन μ1। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा देखने वाला ऑब्जर्वर है। तो यहां से जाने वाली रेज एज इट इज तो जाएगी नहीं, तो इस ऑब्जर्वर को जो इसकी लोकेशन मिलेगी, इस ऑब्जर्वर को इसकी लोकेशन, ठीक है, यहां नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि ये रेज किस तरफ मुड़ रही है। तो अगर ये रेज μ2 ज्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी तो इन रेज को एक्सटेंड करने पे, ये मैंने माना एक्सटेंड करने पे ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। तो इस पर्सन के हिसाब से जो रेज आ रही है वो कहीं पीछे से आ रही है, ठीक। इसी में अगर ये μ2 है, ये μ1 है, और μ1 मोर देन μ2 होता, मतलब जिस तरफ μ ज्यादा है मैं उस तरफ शेड कर ले रहा हूं। तो यहां मैंने शेड इधर किया था, यहां पे मैंने शेड इधर किया। ये मतलब अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको विजुअली समझ में आता है कि μ कहां ज्यादा है। अब यहां से रेज आ रही थी, एक रे ऐसी, एक रे ऐसी, नॉर्मल से टकरा के अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूं तो ये हमारी इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां से देखने पे हमें ये दूर लग रहा है, यहां से देखने पे हमें ये इमेज पास लग रही है, ठीक है। अब बस हमें ये डिस्टेंसेस पता करने हैं कि आखिरकार वो डिस्टेंस कितना होगा। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। ये x है, अभी मैं प्रूफ बाद में करूंगा। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस आएगा x से बड़ा, और बड़ा μ2 ऊपर μ1 नीचे। x से बड़ा और बड़ा, μ2 ज्यादा बड़ा है तो बड़ा μ अपॉन छोटा μ। ये डिस्टेंस x है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का डिस्टेंस x से कम आएगा। और कम कैसे करेंगे? μ2 बाय μ1। इस बार μ2 छोटा है तो दोनों में देखिए x इंटू म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल। तो डिस्टेंस क्या आ रहा है? x इंटू म्यू फाइनल बाय म्यू इनिशियल, ठीक है। मैं वैसे इतना ऐसे कह रहा हूं कि आप म्यू दी याद रखो, डिस्टेंस कम या ज्यादा रे डायग्राम से पता चल जाएगा, म्यू का रेशियो ले लेना। तो मोर देन 1 करना है कि लेस देन 1 करना है वो कॉमन सेंस है। लेकिन अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि वाकई में इमेज वहां बनेगी, कि ये डिस्टेंस आएगा, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक। चलो, हाँ, इसको कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाले लॉजिक से बिल्कुल मत करना। एपरेंटली रेज कन्वर्ज हो रही है, एपरेंटली रेज डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तभी काम करता है जब मीडियम ना बदले। रियलिटी ये है कि इस सरफेस की अगर कन्वर्जिंग पावर हमसे पूछी जाए तो कन्वर्जिंग पावर 0, क्योंकि फ्लैट सरफेस है। कर्व्ड सरफेस की ही कन्वर्जिंग पावर होती है, तो इसकी कोई कन्वर्जिंग पावर नहीं। लेकिन कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से अपेरेंटली गड़बड़ लगेगा, इसीलिए कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सिर्फ लेंस और मिरर में यूज होंगे, बाकी जगह हम रे डायग्राम यूज करेंगे। तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भूल जाना पूरी तरीके से, हमेशा रे डायग्राम बनाएंगे, उससे अंदाज लगाएंगे। चलो, पहला टारगेट अपना ये है प्रूव करना, ठीक है। चलो तो इसका प्रूफ देखें। तो मैं यहां से ये रे ले रहा हूं, एक रे जो सीधी गई वो तो सीधी निकल जाएगी, ये रे जो तिरछी गई वो कुछ मुड़ेगी, तो मैं मान ले रहा हूं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड, ठीक। इस रे को अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको इमेज कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो रेज का इंटरसेक्शन इमेज है, एक रे ये, दोनों रेज जाके यहां मीट कर रही, ठीक। अब मैं इस डिस्टेंस को अगर मैं ले लेता हूं y, इस डिस्टेंस को ले ले रहा हूं x, तो सोचिए ये वाला एंगल हमारा I है, ये वाला एंगल हमारा r है,
सोचो, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आई है तो ये आई है, ये आर है तो ये आर है। अब जरा यहां से देखें, इसको मैं डिस्टेंस को ले ले रहा हूं एक्स डैश, तो यहां से 10 आई की वैल्यू y बाय एक्स, 10 आर की वैल्यू y बाय एक्स डैश। लेकिन अब हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। 10 आई अपॉन 10 आर तो म्यू नहीं पता, लेकिन जरा समझिए, अगर आई स्मॉल होगा तो गारंटीड आर भी स्मॉल होगा, और आई और आर स्मॉल है तो साइन आई और 10 आई आपस में बराबर है, साइन आर और 10 आर भी आपस में बराबर है, और दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को 10 आई बाय 10 आर से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू, और म्यू कितना है, साइन आई के साथ ये म्यू 1, साइन आर के साथ म्यू 2, तो म्यू 2 बाय म्यू 1, तो म्यू 2 बाय म्यू 1, और 10 आई कितना है y बाय एक्स, 10 आर कितना है y बाय एक्स डैश, इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अब खास बात, y कट गया और x डैश की वैल्यू आ गई x इंटू म्यू 2 बाय म्यू 1, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ y का क्या मतलब है, ये समझिए। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रेशो आया है ये कांस्टेंट कब बना है, क्योंकि साइन आई और साइन आर का रेशो कांस्टेंट था, 10 आई और 10 आर का रेशो कांस्टेंट नहीं था, लेकिन रफली कांस्टेंट होगा अगर ये एंगल्स छोटे हैं, और अगर ये रेशो कांस्टेंट है तो इन दोनों का रेशो कांस्टेंट है, और अगर इन दोनों का रेशो कांस्टेंट है तो सही जगह मीट करेंगे। लेकिन बड़े एंगल पे, छोटे एंगल पे वाकई में सही जगह मीट करेंगे, बड़े एंगल पे सही जगह मीट नहीं करेंगे। ये मैं अभी सिमुलेशन से चेक करा दूंगा, ठीक है, कि बड़े एंगल पे ही अलग अलग इमेजेस आएंगी। चलो, फिलहाल हम बात क्या कर रहे हैं कि ये मान लिया स्मॉल एंगल है, अभी मैं ये भी प्रूव करूंगा कि हम स्मॉल एंगल लेते ही क्यों हैं। फिलहाल इंडिपेंडेंट ऑफ y का मतलब समझिए, अगर ये y पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू कम लूं या ज्यादा लूं, ये रे तो यहीं मीट करेगी। मतलब अगर y की वैल्यू मैंने कुछ कम करी तो रे ऐसे ही बनी, लेकिन इसके हिसाब से चूंकि आंसर वही आएगा तो ये यहीं एक्सटेंड करके मीट करेगी। ऐसे ही मैंने एक और रे ली जिस पे y की वैल्यू कुछ और है, लेकिन ये भी एक्सटेंड यहीं करेगी। मतलब ये पूरा का पूरा बंडल एक्सटेंड करने पे यही मीट करेगा, क्योंकि ये लोकेशन y पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक रे जो यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई, एक यहां से गई, सभी के y अलग अलग थे, लेकिन सभी में सॉल्व करने पे पॉइंट वहीं आ रहा है। मींस पूरा का पूरा जो बंडल यहां से निकल रहा है वो यहां आ रहा है। मतलब वाकई में इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये डिपेंड नहीं करता, मतलब y पे डिपेंड कर जाता, सॉरी, तो अलग अलग के लिए अलग अलग आता, तो यहां से जो रे जाती, इसका मान लो पॉइंट इधर आता, ये रे जाती, इसका पॉइंट इधर आता, ये रे जाती, इसका पॉइंट इधर आता, तो देखिए ये सिंगल पॉइंट की इमेज इतने में फैल गई, ब्लर हो गई, ठीक है। और ये ब्लर हो गई मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट बननी चाहिए, लेकिन पॉइंट नहीं बन रही है, मतलब ये परफेक्ट इमेज नहीं बना रहा है। तो परफेक्ट इमेज बनाने के लिए हमें एंगल छोटा चाहिए। तो ये एंगल जो हमने छोटा रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि कैलकुलेशन अच्छे हो जाए, इसलिए रखा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट हो, ठीक है, मतलब ब्लर ना हो। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट करने के लिए पूरे बंडल को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। अब ये छोटे एंगल की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल आसान है। जरा देखिए हमारी आंखों की साइज कितनी है, इतनी, और हमें यह पता है चीजों को 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर रखना पड़ता है हमारी आंखों से। तो ये डिस्टेंस प्रैक्टिकली 25 सेंटीमीटर से बड़ा है, आंखों की साइज 1-2 सेंटीमीटर है मुश्किल से। तो यहां से जो रेज ऐसी जाएंगी, बड़े एंगल वाली रेज तो आंखों पे पहुंचेंगी नहीं ना, आंखों पे पहुंच ही वो रेज रही हैं जो छोटे एंगल पे। तो चूंकि आई की साइज छोटी है
तो रेज कलेक्टेड काफी पतला बंडल है, तो ये एंगल ऑलरेडी हमारा काफी छोटा था, तो प्रैक्टिकल इमेज फॉर्मेशन के लिए ये केस अपने आप ही ट्रू है। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आया होगा कि रेशो म्यू और म्यू1 और म्यू2 का रेशो है, छोटा या बड़ा वो हम अंदाज लगा लेते हैं। ठीक, तो यहां पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन x थी, इमेज की लोकेशन x म्यू2 बाय म्यू1 थी। अंडरस्टूड है, एज पर फिगर म्यू2 ज्यादा है, दैट्स वाई ये बड़ा निकला x से। अगर म्यू2 कम होता तो अपने आप ये x से छोटा आ जाता, रेज डाइवर्ज कर जाती, इमेज यहां बन जाती। ठीक, और ये जो हम छोटे एंगल से देखते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन मतलब हम इसको नॉर्मली देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, सो दैट हम काफी छोटे एंगल आई की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो सामने से देखने पे डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है रेजेस। अब इतना कर लिया तो अब हम कुछ और चीजें समझ सकते हैं, और वो क्या है, अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, एक्सटेंडेड होता ए बी, तो सिंपल सी बात है, इससे जाने वाली रेज यहां आएंगी ए डैश, बी से जाने वाली रेज इसी लाइन के एग्जैक्टली पीछे खिसक जाएंगी बी डैश, तो ये ए बी, ए डैश बी डैश पीछे बन जाएगा। और सोचिए, ए की इमेज इसी लाइन पे पीछे शिफ्ट हुई, बी की इमेज इसी लाइन पे पीछे शिफ्ट हुई, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1, तो इस डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन आया ही नहीं। चलो दूसरी बात समझते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल आसान है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता, ठीक है, तो ये हमारा x1 है, तो इसकी इमेज आएगी यहां म्यू2 बाय म्यू1 टाइम्स x1। ये ऑब्जेक्ट x2 था, तो इसकी इमेज आएगी म्यू2 बाय म्यू1 टाइम्स x2। तो ये लेंथ देखिए, छोटा जो पास था उसकी इमेज पास में है, जो दूर था उसकी इमेज दूर है, तो एरो जिस तरफ था उसी तरफ रहा, लेकिन एरो की पहले साइज ये थी और अब साइज ये है। पहले x2 माइनस x1 थी, अब म्यू टाइम्स म्यू रिलेटिव टाइम्स x2 माइनस x1, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो आ रहा है म्यू2 बाय म्यू1। ऑब्वियसली अगर ये छोटे हो गए तो वो 1 से छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अगर पास इमेज बनी तो छोटी बनेगी, दूर इमेज बनी तो बड़ी बनेगी। तो कंक्लूजन क्या आया हमारा कि अगर हमने ये ट्रायंगल लिया होता, ये ऐसे लिया होता, ये म्यू होता, ये 1 होता, तो इसकी इमेज कहां बनती, यहीं पीछे, हाइट इसकी यही बनेगी एच बी, हाइट वही होगी, बेस म्यू गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जस्ट उल्टा होता, इस तरफ ये मीडियम होता, इसको थोड़ा दूर बना, यहां बनाया बी एच। अब इसकी इमेज बनाते तो इसकी इमेज बनेगी एच वही रहेगी, ये बी बाय म्यू हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी। मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां से देखोगे तो वो वहीं का वहीं दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं सिमुलेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, तो शायद बहुत अच्छा फील आ जाएगा। चलो तो हम इस सिमुलेशन से देखते हैं कि एंगल का क्या रोल है इमेज बनाने में। तो देखिए, ये फ्लैट सरफेस है हमारी, उस तरफ म्यू है, इस तरफ एयर है, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे ये रेज जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए इन रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीछे, अभी एंगल बड़ा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए अलग अलग जगह है। ठीक है, थोड़ा और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मैंने, सॉरी, एंगल बढ़ा दिया, ये एंगल जब मैं बढ़ा रहा हूं तो ये देखिए पॉइंट और ज्यादा फैल रहा है, और अगर मैं इसका एंगल कम कर रहा हूं तो देखिए पॉइंट कन्वर्ज होते जा रहे हैं लगभग 1 पे, और ज्यों ही ये एंगल 0 को अप्रोच करेगा उस समय ये सभी रेज रफली एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी।
मतलब शार्प ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज। ठीक है, इसी को रे डायग्राम हटा के ऑब्जर्वर ने देखा तो वो कैसे दिखेगा, तो ऑब्जर्वर के साथ दिखाता हूं। तो देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अभी एंगल छोटे हैं तो देखिए शार्प इमेज बन रही है। अब मैं ये एंगल बढ़ा रहा हूं तो एंगल बढ़ते हुए शायद आपको दिखेगा नहीं, बस मैं एंगल बढ़ा रहा हूं तो आपको पीछे देखिएगा ये इमेज फैल गई, मल्टीपल इमेजेस में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो समझ में आया होगा कि एंगल छोटा रखने का क्या फायदा है। ठीक है, अब हम अगले सिमुलेशन में देखते हैं कि मैग्निफिकेशन जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा। तो सिंपली क्या किया, फिर से वही मेरी सरफेस है, इस बार मैंने 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ये एक ये, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दे दिया बी। अब ए की इमेज पीछे रे, दोनों से रे भेजी और दोनों की इमेज पीछे देखिए, ए की इमेज उसी लाइन पे पीछे है, बी की इमेज उसी लाइन पे पीछे है, तो सेम हाइट रही, तो ये वाला मैग्निफिकेशन तो हमारा +1 है। अब अगर मैं म्यू की वैल्यू बदलता भी हूं, तो जैसे मैंने म्यू की वैल्यू ऊपर से बदल रहा हूं, तो म्यू बदलने पे ये एज इट इज पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो हाइट वहां थी वही हाइट यहां है, तो ये वाला मैग्निफिकेशन तो +1 है। अब हम दूसरा वाला मैग्निफिकेशन देखें तो मैं एक और पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा सी, तो ए बी और सी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, अब इसकी इमेज देखिए, ए और बी की हाइट तो वही है, बी और सी के बीच का गैप देखिए पहले कम था अब ज्यादा है, तो क्यों ना मैं ढेर सारे पॉइंट बना लेता हूं सो दैट ये ट्रायंगल जैसा दिखने लगे। तो ढेर सारे मैंने पॉइंट बना लिए। अब मैं इसकी इमेज यहां पीछे देख रहा हूं, तो देखिए इस ट्रायंगल की हाइट सेम है, बेस बदल रहा है, और म्यू अगर बढ़ा रहा हूं तो ये बेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1 है और लॉन्गिट्यूडनल +μ2/μ1 है। इसी केस में अगर मैं ये चेंज कर दूं कि इस तरफ का मीडियम ले लूं, तो अब मैं चेंज क्या कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मीडियम में रख रहा हूं और बाहर एयर है, और अब यही सिमुलेशन देखेगा तो म्यू इधर है, बाहर एयर है, ऑब्जेक्ट ऐसा, और इसकी इमेज देखिए कैसी, हाइट अभी भी सेम है, बेस छोटा हो गया, और म्यू जितना बढ़ाऊंगा उतना ये राइट खिसक रहा है और उतना बेस छोटा होता जा रहा है, हाइट ऑलवेज रिमेंस सेम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है। चलो, चूंकि अब हम इमेज फॉर्मेशन जानते हैं तो हम इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल 1, ये एक मछली है, ये चिड़िया है, ये 30 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका म्यू 4/3, बाहर है एयर। तो क्वेश्चन जैसे पूछा होता, फाइंड हाइट ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, फाइंड डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, बर्ड हमारी, पहले हम देखते हैं बर्ड की इमेज, फिश को कैसे दिखेगी। तो वहां से जो रेज आ रही हैं, वो रेज जब तक इस पर पहुंचेंगी उसके पहले वाटर की लेयर आ गई, और वाटर की लेयर ने इनको रिफ्रैक्ट कर दिया, तो ये रेज एक्सटेंड करने पे कहीं दूर से आती हुई फील हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल आया। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना था, 40, तो ये 40 से बड़ा आएगा, और कितना बड़ा, 4/3 टाइम्स, 4/3 और 1 का रेशो, तो 160/3 पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर देखें तो दूसरे का यही बना लेता हूं। यहां से जो रेज जा रही थी वो रेज इस तक पहुंचने से पहले वाटर लेयर से रिफ्लेक्ट होंगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल तो ऐसे डिविएट होंगे। तो ये लेंथ जो 30 थी वो 30 ना मिलके 30 से कम मिलेगी, तो 1/4/3, तो 30 का 3/4, तो आंसर आया 90/4 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से एपरेंट डेप्थ इसकी 30 नहीं है, डेप्थ 30 से कम है, मतलब ये थोड़ा उठा हुआ दिखता है। और ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये बाउल है, इस पे नीचे आप कॉइन रखेंगे, यहां से आप देखेंगे तो ये कॉइन थोड़ा उठा हुआ लगेगा, ऐसे शायद नहीं आएगा समझ में,
आप इसके बगल में एक खाली रखिए, सेम टाइप के बाउल, ये कॉइन थोड़ा इसके पास रखिए, और अब आप यहां से देखिए एक कॉइन इधर रखिए, ये 2 कॉइन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एम्प्टी बाउल, फिल्ड बाउल, पानी से भरा हुआ है, ये खाली है। आप यहां से देखिए लगभग नॉर्मल इंसिडेंस, तो आपको ये इसी हाइट पे लगेगा, ये ऐसा लगेगा ये ऊपर है। और कितना ऊपर? बिल्कुल आसान है, h से h बाय म्यू, और वाटर का म्यू कितना है? 4/3, मतलब ये 3/4 टाइम्स, हाइट 75% दिखेगी, मतलब 25% का शिफ्ट हो जाएगा। ये इमेज यहां दिखेगी, जबकि ये अपनी जगह दिखेगी। तो ये दोनों आपको अलग अलग लेवल पे दिखेंगे, एक बार खुद करके देखिएगा, आपको मजा आएगा ये करने में, ठीक है। और आप जो ही ये हाइट कम करते जाओगे वाटर लेवल की, ये रफली सेम दिखने लगेंगे। लो वाटर लेवल की हाइट पे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हाइट जितनी बढ़ाओगे, जरा समझिए शिफ्ट कितना है, h1 - 1/μ, h से h/μ हो गया, इतना ऊपर उठ गया। पानी जितना ज्यादा भरते जाओगे, शिफ्ट उतनी ज्यादा ऊपर की तरफ होती जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर करके देखिएगा, सो दैट आपको ये चीज फील हो जाए, ठीक है। चलो, तो हमारा डिस्कशन ये हो चुका है कि यहां से ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज चाहिए। तो इसकी इमेज अगर हमने यहां म्यू लिया, यहां से देख रहे हैं तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल का केस है, टुवर्ड्स द नॉर्मल का केस है। तो इसकी इमेज हमारी पीछे बन रही है, और कितनी? h था तो h ही। लेकिन अगर इसका ये b होता तो ये म्यू टाइम्स b हो जाएगा। तो b का म्यू टाइम्स b हो जाएगा। क्यों? ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस म्यू x है। तो बेस आपका x गुना हुआ, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, और देखिए डायरेक्शन सेम है, इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन प्लस म्यू या μ2/μ1, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज अगेन सिंपली +1, बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह। और चूंकि ये हमें पता है, तो शायद आप ये भी इसी से अंदाज लगा पा रहे होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होती, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट vx है, दूसरा कंपोनेंट vy है, तो इसकी इमेज यहां लोकेटेड होगी, और इमेज की ये वाली वेलोसिटी म्यू टाइम्स vx होगी, और ये वाली वेलोसिटी vy ही रहेगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी भी हम इजीली बना पा रहे हैं। और हां, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड है, और सेम साइड क्यों? क्योंकि रेज हमारी हमेशा ऐसी बन रही हैं, ये। और अगर इवन इधर भी म्यू होता, तो भी हमारा रे डायग्राम जो भी बनता, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड ही होती। तो अगर ये वेलोसिटी vx, ये vy, तो ये vy और ये vx बाय म्यू। बाय करना है या इंटू करना है या μ1/μ2, वो सिर्फ इससे देख लेना पास आ रहा है कि दूर है, छोटा है कि बड़ा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन, हम दोनों ही चीजें समझ गए, और इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है हमेशा। और ये हालांकि बनाया नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसमें भी ट्रू है। अगर रेज ऐसी आ रही होती, तो ये रे कहीं मीट करती यहां x पे। अब अगर ये म्यू है, ये 1 है, तो किस तरफ मीट करेंगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, और कितने डिस्टेंस पे? x/म्यू, बशर्ते ये सभी एंगल छोटे हों। अंडरस्टूड है, सभी एंगल छोटे होंगे। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन बनाना है या वेलोसिटी निकालना है, तो रे डायग्राम ही इकलौता तरीका है, और सबसे अच्छा तरीका, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस आपको देखना है रे अंदर बेंड की कि बाहर बेंड की। क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन से आपको बहुत मजा आएगा इसमें, और अच्छे समझ में भी आएगा। चलो एग्जाम्पल 1, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ऐसे लेता हूं, यहां पे वाटर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से 30 सेंटीमीटर, एयर, म्यू 3/2, ये लेंथ भी 30 सेंटीमीटर, म्यू 4/3, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर।
1 और 2। तो जैसे पहला पूछा होता लोकेशन, चलो इसकी वेलोसिटी भी दे देता हूँ, मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड 37 डिग्री। लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर 1 एज सीन बाय ऑब्जर्वर 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ऑब्जर्वर 1 का नंबर आएगा ये, तो उस समय रेज सिर्फ यहां से यहां एक ही बार रिफ्रैक्ट हुई है, पीछे वाले का तो मौका ही नहीं मिलेगा, रेज सीधे यहां से जा रही है। रे डायग्राम मस्ट है बनाना। रेज यहां से गई, ये लेंथ कितनी थी 30, एयर से मीडियम में जा रही है, एयर से मीडियम में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये रेज दूर जाएंगी, और कितने टाइम्स, म्यू रिलेटिव टाइम्स, और इसका 1 है, इसका 3/2 है, तो 30 का 3/2 टाइम्स, दैट मीन्स इट विल बिकम 45, 30 का 1.5 गुना। अब जरा वेलोसिटी देखें, तो इसकी वेलोसिटी ये 4 है, ये वाली वेलोसिटी 3 है, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, तो ये तो 3 ही रहेगी, लेकिन इसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इन दोनों का रेशियो है, एक तरीके से V/U टाइप का, ठीक है। या आप इसको समझिए, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन सीधे सीधे हमारा क्या है, म्यू गुना, क्योंकि 1 से बड़ा है, और कितना है 3/2। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है 1, तो ये अगर 3 था तो ये 3 रहा, ये 4 था तो 4 का 1.5 गुना कितना 6, और लोकेशन कहां आ गई ये, ठीक है। तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि इमेज इज लोकेटेड एट 45 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है, एंड द वेलोसिटी इज 6i कैप 3j कैप। अब हमें दूसरा पार्ट चाहिए। अब जरा समझिएगा, इसके बाद अब इस ऑब्जर्वर का नंबर खत्म, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। ये रेज जो आ रही हैं, ये कहां से आते हुए फील हो रही हैं, यहां से 45, और समझने की कोशिश करिए कि अब जो सेकंड कैलकुलेशन है, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, क्यों, इस पे जो रेज आ रही हैं वो कहां से आते हुए फील हो रही है, ये। तो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां लोकेटेड है, 45 + 30 75 सेंटीमीटर पे, ये फील करो, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट 75 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6i कैप और 3j कैप है। अब हम देखें तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि 3/2 ज्यादा बड़ा है 4/3 से, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इनको एक्सटेंड करने पे इमेज कहां बनेगी, कलर चेंज कर लेता हूं, तो इसको एक्सटेंड करने पे इमेज यहां बनेगी, और चूंकि सोचिए रे ऐसे जा रही थी अवे फ्रॉम नॉर्मल, पास में बनेगी, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 75 से कुछ कम, तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो 75 का 8/9, ठीक है, 3 से करो तो 25 का 8 गुना 200/9, 200/3 सॉरी, 200/3 पे लोकेटेड होगी। तो इमेज इज लोकेटेड एट 200/3 लेफ्ट ऑफ राइट सरफेस ऑफ ग्लास। इससे ये, इसको जो फील होगा वो ऐसा फील होगा मानो ये रेज यहां से आ रही, और इसको वेलोसिटी कितनी फील होगी, ये तो 3 ही दिखेगी, लेकिन ये जो वेलोसिटी आएगी इस हाइट का मैग्निफिकेशन टाइम्स, और इसका मैग्निफिकेशन था जो लॉन्गिट्यूडनल 8/9, तो इसका 8/9 टाइम्स, तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी 6 का 8/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर है सेकंड का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है इस सरफेस के लिए, तो इस सरफेस ने इसकी रे डायग्राम बनाया, जब रेज इस तक गई तो इसने जो फाइनल रे डायग्राम बनाया था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट।
नया ऑब्जेक्ट मिल चुका है, नई वेलोसिटी मिल चुकी है, अब हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो फाइनल हमें इमेज मिल गई। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, और इस बार मैं मिरर भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। तो एक कोई सरफेस था जिसका बॉटम सिल्वर्ड है, इसमें कुछ हाइट तक मैंने पानी भर रखा है, ऑब्जेक्ट यहां पे लोकेटेड है, ट्वेंटी सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कर देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा होता, ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, फाइंड एच सच दैट रेज रिट्रेस देयर पाथ। क्वेश्चन 2 पूछा होता, इफ h इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, फाइंड फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज। ये था। तो कोई बात नहीं, अगर दोनों इन्वॉल्व हो गए, रे डायग्राम आपकी मदद करने के लिए। तो सबसे शुरुआत तो इसी से होगी कि रेज यहां से आ रही है, बीच से आई रेज ऐसी है, एयर से वाटर में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तक जब पहुंचेंगी तो ये रे H+20 से नहीं आएगी, इसको एक्सटेंड करो तो ये 20 की जगह 30 हो जाएगा। क्यों? म्यू टाइम्स, म्यू कितना है, 1 मिनट दिया ही नहीं मैंने, सॉरी, म्यू मान लेता हूं 3/2 या 4/3 कर देता हूं, वाटर है तो ये 30 नहीं आएगा फिर, लेकिन फिर ये हाइट अच्छी नहीं आएगी, लेट इट बी 3/2, चलो 3/2 है, तो 20 का 3/2 टाइम्स एयर और 3/2 का रेशियो कितना आया, 30। तो इसको जो फील होगा वो H+30 से आते हुए फील होगा, और पहले केस में अगर पाथ रिट्रेस कराना है तो सिंपली रेज 90 डिग्री पे गिरनी चाहिए, और इस पे रेज 90 डिग्री पे गिरेंगी, मतलब कहां से आते हुए फील होनी चाहिए, सेंटर से। अगर रेज सेंटर से आते हुए फील होंगी तो ये रिट्रेस कर जाएगा, तो ये एज इट इज रेज बाहर चली जाएंगी, फील होंगी सेंटर से आते हुए, मतलब सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, रेडियस कितना है 2f, मतलब 100 सेंटीमीटर, तो एपरेंट डिस्टेंस कितना है H+30, और अगर ये 100 हो गया तो काम हो जाएगा, H की वैल्यू आ गई 70। तो मींस अगर ये 70 सेंटीमीटर भरा होता तो ये 20 की जगह रेज आती तो एपरेंट 30 से आती, 30 और 70 हो जाता 100, 100 ही इसकी रेडियस है तो 90 डिग्री पे गिरती, पाथ एज इट इज रिट्रेस हो जाता और फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाती। ठीक है, तो फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाती। तो पहले का आंसर आया H70, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में H की वैल्यू दे रखी है और बाकी चीजें पूछी है, और हम इसको पूरा ही सॉल्व करने वाले हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इस सरफेस की प्रॉपर्टी देखें, तो इस सरफेस ने क्या किया, तो क्यों ना मैं इसे हाइट h मान लूं और इसे b मान लेता हूं। यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग चीज है, तो मैंने इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट माना b और h का। ठीक है, तो यहां जो इमेज बनी 20 की जगह 30, तो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स है +1, लॉन्गिट्यूडनल है 3/2। तो ये जो डॉटेड ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट h है लेकिन बेस है 3/2, तो अब रेज इसमें आ गई तो बेस है 3b/2, हाइट है हमारा h, लेकिन ये जो रेज इस पे कहां से आते हुए फील होंगी ये जरा समझिए। तो ये हाइट कितनी दी है 45, तो 45 हाइट ये है, 30 ये है, तो इसको जो फील होगी वो 75 से आते हुए फील होगी,
और अब तो सीधे मिरर पे गिर रहा है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं, वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी वन अपॉन एफ। यू कितना है -75, वी कितना है पता नहीं, फोकल लेंथ कितना है 50 -50, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू -1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 75, वी की वैल्यू आ गई 150। ठीक है, या फोकस से निकाल सकते हो कि इसका फोकस कहां है, 50 पे, इसका फोकस था 50 पे, और फोकस से डिस्टेंस ये कितना है 25, तो मैग्निफिकेशन f बाय एक्स, तो 50/25 2, तो ये 75 की जगह 150 पे पीछे बनेगा, तो इमेज आ गई अपनी 150 पे पीछे। मींस इससे टकराने के बाद जो रेज जाएंगी वो 150 पे मीट करेंगी, लेकिन 150 के पहले ही ये पानी आ गया, 45 तक ही है। इसका मतलब ये फिगर ऐसा बना कि मिरर ये चाह रहा था कि मिरर क्या चाह रहा था, पहले वो बना ले कि 150 पे इमेज बनेगी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा -2, लॉन्गिट्यूडनल आएगा -4, 75 से 150 ऐसा, और ये हाइट h थी, तो ये हाइट इस तरफ हो गई 2h, ये बेस हमारा 3b/2 था, तो ये बेस उस तरफ हो गया 3b/2 का 2 स्क्वायर टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक, तो ये h और b था, ये हमारा h पलट गया क्योंकि ये मिरर की प्रॉपर्टी है, मैग्निफिकेशन -2, ये भी पलट गया क्योंकि ये भी नेगेटिव है, 3b/2 का 4 टाइम्स मतलब 6b और 2h। लेकिन काम अभी पूरा हुआ नहीं, क्योंकि ये ऐसा होता लेकिन इसके पहले ही ये सरफेस से टकरा गया। तो हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां लोकेटेड है ये समझते हैं। अब जरा देखिए, मिरर से था ये 150 लेकिन ये था 45, तो ये कितना है 105, इस सरफेस से 105 पे लोकेटेड था, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये इधर बनेगा। और जरा इसका देखें तो h कितना था 6b ऊपर, और ये कितना है 2h, तो इसका ये तो 2h ही रहेगा। और जरा देखें यहां मैग्निफिकेशन μ/1 है, छोटा है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +1, लॉन्गिट्यूडनल (1/μ) मतलब 2/3, तो ये जितनी हाइट है उसकी 2/3 बचेगी, तो ये 2/3 बाय दिस कितनी आई 70, इसका 2/3, और ये 70 ये आया, और ये हाइट कितनी थी 6b, तो 6b का 2/3 कितना आया 4b। तो फाइनली जो हमारा ओरिजिनली h और b ऐसा था, ये फाइनली h और b ऐसा। ठीक है, तो तरीका क्या था, हमने एक एक किया, पहले इस सरफेस से देखा क्या हुआ, तो नया हमने बना लिया, नई लोकेशन मिल गई, तो अब ये नया क्वेश्चन बन गया कि इसके लिए ऑब्जेक्ट हमारा 75 पे, h और 3b/2 है। इसने आंसर क्या बना, इसने कहा कि मेरा तो 150 पे आंसर आ रहा है और ये हाइट आ रही है, लेकिन इसने कहा 150 के हिसाब से मुझसे 105 है, हाइट से ये है तो 105, लेकिन यहां से इधर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है 2/3, लेकिन ये मैग्निफिकेशन तो ज्यों का त्यों रहता है, ये 2/3 हो गया, तो ये भी 2/3 डिस्टेंस पे आ गया, और मैग्निफिकेशन इसका 2/3 4b। ठीक है, और शायद ये समझ गए होंगे कि अगर यही वेलोसिटी दी होती, जैसे ये v1 और v2 वेलोसिटी दे रखी होती, तो आंसर आता 2v1 4v2 फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो मैं अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन को ट्राई करिए, फाइनल क्वेश्चन है आज के। तो 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वही मछली और चिड़िया वाला है, इस बार लेकिन दोनों के पास वेलोसिटी है। मैंने डिस्टेंस नहीं दे रखे क्योंकि मैंने पोजीशन नहीं पूछी, लेकिन मैंने पूछा है रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब रिलेटिव वेलोसिटी तो वैसे 5 है, लेकिन मीडियम बदलने की वजह से डिस्टेंसेस डिफरेंट दिखेंगे। हिंट ये है, इसको x मानो, इसको y मानो, एपरेंट सेपरेशन निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट कर दो। x मानोगे तो dx/dt 2 है, dy/dt 3 है, इसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा,
इसके लिए डिस्टेंस कितना आएगा, उस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे तब जाके रिलेटिव स्पीड आएगी। तो म्यू का रोल आएगा और दोनों अलग अलग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो कोई मैग्निफिकेशन नहीं पूछा मैंने, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जर्वर 1 इसको लोकेट करेगा कहां, तो रेज इससे टकरा के इसको मिल जाएंगी, तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा वही 1 की रीडिंग है, फिर जाके इससे टकराएंगी, फिर इससे टकराएंगी, फिर वापस आएंगी, तब 2 को मिलेंगी। तो 2 के लिए सॉल्व करना है, पहले ये फिर जो आ जाए, और 3 के लिए इससे गया वापस आया, तब 3 को मिलेगी। तो आपको लोकेशन ऑफ इमेज निकालनी है एज सीन बाय दिस। अब आपकी मर्जी, या तो आंसर कोऑर्डिनेट में दे दो, ये एक्स और वाई मान लो ओरिजिन, और इसके रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट बता दो। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग, दोनों तरफ एयर है, बीच में स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटीज v1 और v2 है, तो आपको निकालना है यहां तक पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले यहां से इसका निकालना, फिर उसको ऑब्जेक्ट की तरह मानना, इसका निकालना है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लोकेशन आ जाएगी। ट्राई करो। इनिशियली थोड़े गंदे से लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन है नहीं है, ठीक है, अच्छे से सोचोगे आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, तो मैंने जैसा लिया था वैसे ही x और y मान लिया। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, मतलब रेज यहां से आ रही है, तो इस तक पहुंचने से पहले वो रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो ये डिस्टेंस जो x दिख रहा था वो म्यू x दिखेगा, लेकिन जो y दिख रहा था वो तो y ही लगेगा। तो पहले में एपरेंट सेपरेशन ऑफ बर्ड इज इक्वल टू म्यू x प्लस y, तो रिलेटिव वेलोसिटी एपरेंट वाली, तो ये म्यू dx बाई dt प्लस dy बाई dt, और जरा समझिए म्यू कितना है 4/3, dx बाई dt, x बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव 2, dy बाई dt, y भी बढ़ रहा है 3 की रेट से 3, ठीक है, 17/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस बढ़ रहा है इनके बीच का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में फिगर जस्ट उल्टा हो जाए। अब रेज आ रही है यहां से, और देखना इसको, ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो यहां से जाने वाली रेज जो होंगी वो कुछ ऐसे जाएंगी। हमने इसको y माना, इसको x माना, तो इस बार इसको x सही दिखेगा क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन नहीं है, लेकिन y की जगह इसको y बाय म्यू दिखेगा, ठीक है। तो एपरेट सेपरेशन ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, ये आएगा x प्लस वाई बाय म्यू, तो एपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी आएगी dx बाय dt प्लस 1 अपॉन म्यू dy बाय dt, dx बाय dt प्लस 2 है, 1 अपॉन म्यू 4/3 इंटू dy बाय dt प्लस 3, 2 प्लस 9/4 17/4, ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन 2 देखें, लोकेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय 1, तो 1 की लोकेशन ये कुछ ऐसे बनेगी, यहां से रेज आएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी, और इसको सीधे सीधे दिख जाएंगी। ये डिस्टेंस 10 से आ रहा था, म्यू बना, और म्यू की वैल्यू 20 है, म्यू की वैल्यू 2 है सॉरी, तो इसको लगेगा ये 20 पीछे, तो इससे 20 लेफ्ट, लेकिन क्यों ना हम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लिखें, तो ये ओरिजिन यहां से 20 था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो 20 और 20 माइनस 40, तो पहले का x कोऑर्डिनेट -40। अब ये रेज यहां से आ चुकी हैं, और ये अब हमारा फिगर क्या है कि रेज यहां से आ रही हैं 40 से, और ये मिरर तक पहुंच गई हैं। मिरर की फोकल लेंथ है 40, गलती मत करने, रेडियस 80 है, फोकल लेंथ 40 है, और ये 40 है, तो इसकी इमेज आएगी यहां से सॉल्व करने पे 20, 40 का डाइवर्जेंस, 40 का डाइवर्जेंस, 20 का डाइवर्जेंस, तो इसकी इमेज आएगी 20 पे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर दूसरा है उसको दिखेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, फोकल लेंथ पोल से 20 आगे से, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये ओरिजिन था तो x कोऑर्डिनेट हो गया प्लस का 20, y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0, ठीक है। अब यही रेज
इस तक पहुंचती तो इस रिफ्रैक्शन से पास होती। तो ये रेज आती कहां से फील हो रही हैं? यहां से बीच से। लेकिन जब इस सरफेस तक इस तीसरे वाले पर्सन तक पहुंची तब तक ये फिर से एक बार रिफ्रैक्ट कर गई। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल कहां से आ रही थी? 40 से। अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई तो क्या आया आंसर? 20, और 20 इत्तेफाक से पोल ही है। तो तीसरे का आंसर आया x की वैल्यू 0। यहां से 40 से आती हुई फील हो रही थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई और म्यू टाइम्स कम हो गया और म्यू था 2, तो 40 की जगह आंसर आया 20, मतलब एट पोल। तो आंसर आया x इक्वल टू 0। ठीक है, रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लगभग उतना ही रोल है जितना न्यूटन्स लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम का रोल है। तो फाइनल हमारा रे डायग्राम जो बना इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा आया, रेज ऐसे आई, ये 40, 20, इसके बाद ये रेज ऐसी आई, ये 20, और इसके बाद ये रेज ऐसी आई, और फाइनली रेज ऐसा बना। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा रे डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में पहले हमें एयर से मीडियम में भेजना है। तो यहां से हमने रे भेजी टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, तो ये कहां से आते हुए फील हुई? x इंटू म्यू से। इस बार मैं क्या कर रहा हूं? h और b भी बना रहा हूं। b ये है, h ये है। तो h आपको झोंकाते हुए दिखेगा, b म्यू टाइम्स दिखेगा बेस। अब हम दूसरी सरफेस पे गए, तो दूसरी सरफेस के लिए मैं ये बना लेता हूं कि रेज हमारी आ रही हैं कहां से? म्यू एक्स प्लस टी से, और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इन दोनों का रिलेटिव म्यू कितना है? इसका म्यू, इसका 1, तो 1 बाय म्यू। तो ये जो डिस्टेंस आया इसका 1 बाय म्यू, एक्स प्लस टी बाय म्यू बना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 या फाइनल I। अब जरा I2 की हाइट देखते हैं। तो ये H तो ज्यों का त्यों दिखेगा, लेकिन ये जो भी बेस था कितना था इसका? ये देखिए H और B म्यू था, तो ये इसका 1 अपॉन म्यू, तो ये वापस से B आ गया। मतलब पहले तो ये देखिए H और B का आंसर H और B ही है। और शायद ये समझ गए होंगे, इसने मैग्निफिकेशन जितने गुना दिया इसने उसका उल्टा कर दिया और मैग्निफिकेशन कट गए। ये मैग्निफिकेशन तो कभी आ ही नहीं रहा था। ये वाला मैग्निफिकेशन 2 बार आया और दोनों बार कट गया। एक बार म्यू गुना हुआ, एक बार 1 अपॉन म्यू। तो फाइनली स्लैब ने इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं दिया। ये B और H था, तो फाइनली इसकी इमेज H और B ही बनी। और मैं क्या अब निकालना चाह रहा हूं कि फाइनली इमेज कौन सी है? I2। तो ये फाइनली इमेज V1 और V2, और ये I2 फाइनल इमेज है। शिफ्ट मींस कितना आगे खिसक गया। अब ये शिफ्ट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, वो शायद आप इससे समझ जाएं। पॉइंट ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गए, ऐसे गए, ऐसे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे। ये रे इसके पैरेलल हो गई, ये रे इसके पैरेलल हो गई। इसको अगर इंटरसेक्ट करते तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां दिखता, तो ये O, ये I2 फाइनल इमेज यहां दिखती। इसे मैं शिफ्ट नाम दे रहा हूं। और ये शिफ्ट कितना है, तो ये निकालने के लिए जरा देखिए, इस वाली सरफेस से, राइट सरफेस से I2 की वैल्यू, राइट सरफेस से I2 की वैल्यू कितनी है? x प्लस टी बाय म्यू। राइट सरफेस से ऑब्जेक्ट की वैल्यू x प्लस टी, इससे ऑब्जेक्ट की वैल्यू। शिफ्ट क्या है इन दोनों के बीच का गैप? तो शिफ्ट आया x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी बाय म्यू। अच्छी बात है, x कट गया, आंसर आया t1 माइनस 1 बाय म्यू। तो शिफ्ट आया
टी 1 माइनस 1/v। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया +1, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आया +1, सभी +1 है, मतलब स्लैब अपने आप में कोई मैग्निफिकेशन नहीं दे रही, बस ऑब्जेक्ट को हल्का सा खिसका देती है आगे, और कितना वो टी पे डिपेंड करेगा और म्यू पे। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम ये अलग से डिस्कस करेंगे ये स्लैब वाला केस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो थोड़ा सिमुलेशन बना के खेलो, थोड़ा फील करने की कोशिश करो, और बार बार वीडियो देखो, ये कॉमन सेंस है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूले नहीं थे आज की क्लास में लगभग।